हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, आज हम लोग यूपी आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम हमारा शेड्यूल्ड है दिसंबर महीने में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज जीएस का पेपर 1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो टेक्स्ट बुक सीरीज़ के ये होने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, तो आपको अलग से टेक्स्ट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो जीएस के प्लस करंट अफेयर दोनों होने वाले हैं। ठीक है, आज सेट नंबर 23 है। इससे पहले 22 सेट पेपर हम लोग कर चुके हैं। अगर क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। त्योहारी सीज़न अब ख़त्म हो गया है, अब हमें फिर से पढ़ाई पे जुटना है, तो सेट सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। और आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, जिसमें कि है निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आयुष मंत्रालय हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसकी की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक जो कॉलेज हैं और अस्पताल हैं, इनके माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान क्षेत्रों को में जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सेवा मुक्त हैवलॉक ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर शुरू किया गया है। तो हैवलॉक ब्रिज जो है ये गोदावरी नदी पर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों का अगर आप लोगों ने भूगोल अभी तक नहीं पढ़ा है, प्रायद्वीपीय भारत का भूगोल के नाम से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव वीडियो, जिस पर कि हमने सब कुछ डिस्कस किया है। प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियाँ हैं, उनके अववाह तंत्र कहाँ से निकलती हैं, कहाँ उनका जल विसर्जित होता है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। वीडियो को आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया गया है। तो परख जो है एनसीईआरटी के द्वारा अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो कक्षा 1 से 12 तक का सिलेबस होता है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। विश्व जल दिवस की थीम क्या थी वर्ष 2023 के लिए। तो विश्व जल दिवस 2023 की थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा तेल मूल्य सीमा निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा लगाया गया है? तो तेल मूल्य सीमा यूरोपियन यूनियन और G7 के द्वारा लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 जो है यूरोपीय संघ और G7 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो होमर शब्द जो है इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता टीम के कप्तान कौन थे? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ उसके विजेता टीम के जो कप्तान हैं ये लियोनेल मेसी थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला गया था। ये 21 नवंबर को शुरू हुआ और 18 दिसंबर तक ये चला था। कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। और फीफा वर्ल्ड कप जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कहा जाता है, और पहली बार अरेबिक कंट्रीज़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। दिसंबर 2022 में भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया? तो ये करोड़ी लाल मीणा ने पेश किया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, निजी सदस्य और सरकारी सदस्य 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय संसद में सरकारी सदस्य वे होते हैं जो कि मंत्री होते हैं और उन्हें सरकारी सदस्य बोला जाता है। निजी सदस्य वे होते हैं जो कि मंत्री पद पर आसीन नहीं होते हैं। ठीक है, सत्ताधारी दल के नेता नहीं होते हैं, बल्कि विपक्ष के नेता होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की
रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंकिंग रही ये चौथी रैंकिंग है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, बोलुआ ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है? तो बोलुआ जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 पेरू करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया है, ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जम्मू और कश्मीर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता कौन थी ये बताना है। तो आर बोनी गैब्रियल जो हैं 71वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जिसमें गैब्रियल को ने ये जो है जीता है अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नामित किया गया था इनको और गैब्रियल ही बनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित सूची में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर मदरसा ए महमूद ये गवाह बीदर में है, ठीक है, तो दूसरा सही सुमेलित हो जाएगा। जबकि चौथा हफ्त गुम्मद ये गुलबर्गा में या गुलबर्ग में पड़ता है। जबकि इब्राहिम रैजा ये हैदराबाद में नहीं है, दैट मीन्स ये सही सुमेलित नहीं है। और पैगाह मकबरा बीजापुर में नहीं है, ठीक है। 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है और यही हमें बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3 ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सेना ने दिसंबर 2022 में मेघालय के उमरोई में काजिंद प्रशिक्षण का अभ्यास किया, ये किस देश के बीच किया गया था? तो देखिए काजिंद जो अभ्यास है जिसे भारतीय सेना ने किया किस किस आर्मी के साथ? कजाकिस्तान की आर्मी के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है कोल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने FIH पुरुष हॉकी कप 2023 का खिताब जीता है? तो FIH पुरुष हॉकी का खिताब जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है। लोसर महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीरी नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, ये सही नहीं है। जो लोसर महोत्सव है ये कश्मीरी नववर्ष की शुरुआत में नहीं मनाया जाता है, तो पहले वाला जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें इबेक्स और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा के सम्मान में प्रार्थना नृत्य और गीत प्रस्तुत करना शामिल है। तो दूसरा वाला सही है, ये कश्मीरी नहीं, जबकि लद्दाख का जो नववर्ष होता है ये वहाँ पर इसलिए मनाया जाता है। लद्दाख का यूँ कहें कि बौद्धों से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है और वही नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लोसर महोत्सव कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है, तो पहले वाला गलत हो जाएगा। खाली दूसरा मतलब केवल 2 जो है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, तमिलनाडु के लेखक M राजेंद्रन को उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो इन्होंने लिखा है काला पानी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन अवार्डी 2022 बॉक्सिंग से संबंधित है? तो देखिए 2022 में जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया और ये बॉक्सिंग से संबंधित यहाँ पे जो भी नाम हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा अमित पंघाल, ठीक है। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया 2022 के लिए और ये बॉक्सिंग खेलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, अश्व अक्षांश के वायुमंडलीय दाब पेटियों के भीतर स्थित है। तो अश्व अक्षांश जो है उपोष्ण उच्च दाब वायुमंडलीय पेटियों में अवस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 उपोष्ण उच्च दाब ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपोष्ण उच्च दाब पेटी या अश्व अक्षांश जो है 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ तक फैले हुए होते हैं, ठीक है। ये ITCZ में संतृप्ति के बाद ऊपरी क्षोभमंडल में भूमध्य रेखा की निम्न दाब पेटी से दूर जाने वाली शुष्क और ठंडी हवा के बीच में होते हैं, ठीक है। और जो शुष्क और ठंडी हवा है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर ये न्यून हो जाती है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करें तो ये जो है ये हमारी 0 डिग्री हो जाती है और उसके बाद ये जो 23.5 होता है, ठीक है, और
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद अक्षांश जो है ये आपको कहीं यहाँ पर मिलेगा 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए सबसे पहले हुआ था लिथोस्फीयर का विकास, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था? आदिम वातावरण का नुकसान हुआ था, मतलब जो पुराना वातावरण था वो चला गया था और जो करंट हमारा वायुमंडल है ये डेवलपमेंट हुआ था, तो उसके बाद 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद पतन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 3रा हो जाएगा। उसके बाद जलमंडल का विकास हुआ था, फिर सबसे लास्ट में हुई थी आपकी जीवन की उत्पत्ति। तो 2, 1, 3, 4, 5 ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा क्रम, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 3, 4, 5 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कायांतरित शैल के बारे में ABC 3 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है, हमें बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आग्नेय और अवसादी शैल होते हैं ये उच्च ताप और दाब में रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित शैलों में। रूपांतरित शैलों का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है संगमरमर, ठीक है। बी क्या है? कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। ये तीनों ही सही हैं, A, B और C। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा A, B, C सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल और क्रोड के बीच में सीमा जो होती है उसका नाम क्या है? तो देखिए ये पृथ्वी की जो 3 लेयर्स हैं, अगर इस तरीके से एक कट किया जाए एक टुकड़ा, तो कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये 3 इसको कोर कहते हैं, ठीक है। ये मेंटल हो जाता है आपका और ये क्रस्ट हो जाता है। तो इनके बीच ही सीमाएं होती हैं जिनको कि कोनार्ड, गुटेनबर्ग, मोहो ये असंतताएं होती हैं, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो मेंटल और क्रोड के बीच में जो है, या कोर कहें, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोर होना चाहिए, ठीक है। कोर के बीच में क्या होता है? गुटेनबर्ग असंतृप्तता या असंतता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रिचर्ड गुटेनबर्ग, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये गुटेनबर्ग भी लिखा मिलेगा, तो सेम बात है। तो असंतता संक्रमण का क्षेत्र होता है जो पृथ्वी की परतों को अलग करता है और आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बना होता है। उन्हीं के आधार पर ये सारी सीमाएं, इनके नामकरण किए गए हैं। कोनार्ड असंतता या ये किसके बीच में होती है? ये भूपर्पटी मतलब क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में होती है। मोहो भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। रेपिटी ये मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल जो होता है इसके बीच में होती है। और गुटेनबर्ग जो है ये कोर और मेंटल के बीच में होती है। और एक और होती है जिसे लेमन कहा जाता है, ये ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में होती है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पे हमारे पास कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। अभी कथन ए इसको पढ़ते हैं, फिर अपना आंसर निकालेंगे कारण के आधार पर। भूपर्पटी के भीतर वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे ऊपरी केंद्र कहते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। भूपर्पटी पर नहीं, भूपर्पटी के भीतर जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे उपकेंद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कथन जो है ये गलत है। कारण देखिए, भूकंपों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी कहा जाता है। कारण सही है जबकि कथन गलत है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? कारण गलत है और कथन सही है। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है? ए गलत है, ठीक है, ए रॉन्ग है, आर सही है। ए और आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स नन ऑफ अबव जो है ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, चक्रवात के भीतर हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं, जबकि ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ये इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है।
उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं कैसी, वामावर्त, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती हैं। ठीक है, तो यही वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओंग और तेल नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? ये महानदी जो है ओंग और तेल नदियां, ये महानदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर 3 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करिए और मिट्टी की पहचान करनी है, उसका प्रकार बताना है। यह उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन का परिणाम है। इन्हें घर के निर्माण में उपयोग के लिए ईंटों के रूप में व्यापक रूप से काटा जाता है। तो लैटेराइट मिट्टी जो होती है, लैटेराइट मिट्टी कुछ लाल रंग की होती है, यहाँ पे फेरस की अधिकता पाई जाती है। जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के कटाव के कारण जो है ये मिट्टी का स्वरूप भी बदल जाता है, और ये ईंटों के जो बनती हैं ईंटें, उस रूप में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 लैटेराइट मिट्टी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां नेपाल में अवस्थित नहीं है? तो ये जो कॉमेट है ये नेपाल में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कॉमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कभी कभी समाचारों में ये कुछ समुदाय हैं और उनसे और देश कौन कौन से सही सुमेलित हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए, चकमा और होजोंग ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं म्यांमार में। ठीक है, लेकिन हमें बताना है यहाँ पर, इसको करेक्ट करते हैं क्वेश्चन को, कौन कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो चकमा और होजोंग म्यांमार में नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। सिंगली बांग्लादेश में नहीं, ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में नहीं पाए जाते हैं। बोको हराम नाइजीरिया में पाए जाते हैं, यही सही सुमेलित है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 केवल 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी श्रेणी नहीं है? तो हिमालय की श्रेणी में सतपुड़ा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पीर पंजाल, शिवालिक और धौलाधर ये तीनों हिमालय की श्रेणियां हैं। 2 अक्षांशों की बीच दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन आई होप याद ही होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इलैबोरेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक तरफ नदियाँ दी हैं, दूसरी तरफ बांध, इनको सही सुमेलित करना है। तो कावेरी नदी पे मट्टूर बांध बना हुआ है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बना हुआ है, नर्मदा नदी पर क्या बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है, ये भी नर्मदा नदी पर ही है गुजरात में। और चंबल नदी पर गांधी सागर बना हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो जाती है हमारी मैचिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनद आर्द्र भूमि है? तो हिमाचल प्रदेश में चंदेर ताल है, ये आर्द्र भूमि है। ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में 2 कथन है, इन पर विचार करना है। तो पहला क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के लिए महत्वपूर्ण वर्षा ऋतु है। बिल्कुल सही बात है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अधिकतर वर्षा भारत में होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि कहाँ से उठता है? अरब सागर की शाखा से उठता है। ठीक है, यह ऋतु अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पवनों के कारण मानसून की शुरुआत और आगे बढ़ने में चिन्हित है। दोनों ही बातें सही हैं और दोनों ही कथन इस प्रकार से सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो सोयाबीन एक दलहनी फसल है और ये जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आसानी से उगाई जाती है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा, बुंदेलखंड। हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, हिंद महासागर द्विध्रुव अप्रैल से मई तक हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है, जो अक्टूबर में शिखर पर होता है। दूसरा क्या है, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून के लिए अच्छा है। दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल है? तो देखिए, पंचायत की शक्तियां जो है ये शामिल है 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज को
73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 11वीं अनुसूची ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है, ये जो राज्य की सरकार होती है उसका मुखिया होता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये तीनों ही कथन सही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल जो है ये नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है, ये उसके लिए सही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए अनुच्छेद 100 जो है ये कोरम की बात करता है, कोरम का मतलब गणपूर्ति होता है, तो जो पहला है ये सही सुमेलित है। उसके बाद अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। अनुच्छेद 124 ये धन विधेयक, ये धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करता है। ठीक है, तो 1 और 2 सही सुमेलित हैं, जबकि 3 और 4 गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। तो A.V. ठक्कर जो है ये मसौदा समिति के क्या थे, सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा क्लास कैसी लगी, कोई सजेशन है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।